हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 102 से डिस्कस करने वाले हैं। पीछे हमने क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारे पास, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि कौन है? तो आपका ऑप्शन बी तुलसीदास बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरदास की बात करें तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं, घनानंद भी आपकी ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? आपको पता है ये सारी ही बोलियां जो हैं आपकी वो पश्चिमी हिंदी की ही हैं, पर प्रमुख जब पूछा जाता है, प्रमुख की बात, सर्वाधिक प्रमुख जो है वो आपकी ब्रज भाषा आती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है, बांगरू का अन्य नाम हरियाणवी है, ठीक है, और बुंदेली, ठीक है, ये सारी आपकी पश्चिमी हिंदी की ही आती हैं, है ना। पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें ना हम, तो पश्चिमी हिंदी जो है ये आपकी शौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। शौरसैनी अपभ्रंश से आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है, या फिर गुजराती भी बोला जाता है राजस्थानी के साथ साथ, तो ये आपकी जो है 3 आती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चले, 104 है हरियाणवी या बांगरू बोली की अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अभी हम ऊपर बात करके आए हैं, ये जो है पश्चिमोत्तरी शौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इससे उत्पन्न होने वाली हम पीछे अभी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। पश्चिमोत्तर शौरसैनी अपभ्रंश से ही आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर गुजराती ये आपकी जो है उत्पन्न होती हैं। नागर अपभ्रंश का मुझे इतना खास पता नहीं है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी। अर्धमागधी की बात करें तो अर्धमागधी जो है ये आपकी इस अपभ्रंश से आपकी पूर्वी हिंदी जो है ये विकसित होती है। बोलियां जो है इसकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं, ठीक है। आगे बात करें मागधी की। मागधी जो है आपका तो ये जो है इससे जो है आपकी बिहारी हिंदी और इसकी जो बोलियां हैं वो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 आती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, ठीक है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो भोजपुरी बोली जो है ना आपकी, अभी हमने बताया कि भोजपुरी जो है ये आपकी बिहारी हिंदी से उत्पन्न हुई है, ठीक है। और अगर इसके अपभ्रंश की बात करें तो ये मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, ठीक है। और अर्धमागधी अपभ्रंश की बात करें तो अर्धमागधी अपभ्रंश से आपकी जो पूर्वी हिंदी है वो विकसित हुई है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इसकी बोलियां हैं, ठीक है। शौरसैनी अपभ्रंश की बात करें तो शौरसैनी अपभ्रंश से आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी ये बोलियां उत्पन्न हुई हैं और ये उपभाषाएं उत्पन्न हुई हैं। और इनकी बोलियां जो हैं वो आपको जैसे पश्चिमी हिंदी की बात करें तो उसमें आपकी कौरवी, हरियाणवी, दक्खनी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती हैं। राजस्थानी की बात करें तो उसमें मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढानी, मेवाती, मालवी आती हैं। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं, ठीक है। ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण अपभ्रंश की बात करें तो ब्राह्मण अपभ्रंश जो है ना ये इससे जो है आपका वो सिंधी जो है वो उत्पन्न हुई है। एक आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका पैशाची, है ना। पैशाची अपभ्रंश से आपका जो है वो लहंदा और पंजाबी, ठीक है, लहंदा और पंजाबी आपकी जो है वो पैशाची अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है ना। आगे चलते हैं 106 की तरफ। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है ना आपकी ये आपकी किस उपभाषा की पूछी है? तो ये बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली है, ठीक है। बिहारी हिंदी में आपकी भोजपुरी, मगही, मैथिली ये 3 आती हैं। अपभ्रंश की बात करें तो ये मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, ठीक है। राजस्थानी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, बार बार करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। ग्वालियर की बोली की बात करते हैं। ग्वालियर की बोली जो है तो ग्वालियर की जो बोली है ऑप्शन ए बुंदेली बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपकी मतलब मेन यही पूछा है ग्वालियर की बोली कौन सी है, बुंदेली है, ठीक है। ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली, तो ये जो बोलियां हैं आपकी, ब्रज मैक्सिमम कहाँ पे बोली जाती है? जैसे मथुरा, आगरा, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, यहाँ पर आपकी ब्रज बोली जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, कन्नौजी की बात करें, कन्नौजी आपकी इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहपुर, कानपुर, यहाँ पर जो है आपकी ये बोली जाती है, आपकी कन्नौजी बोली जाती है ना। और खड़ी बोली अगर बात करें खड़ी बोली की तो ये बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मतलब दिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पूछ लिया जाता है। और आपका ये गाजियाबाद पूछ लिया जाता है, सराहनपुर, यहाँ पर आपकी जो है ये मुख्य रूप से आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली आपको पता है कौरवी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है आपकी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ण है, ठीक है। स्वरों की अगर बात करें तो स्वर आपको पता है कि 11 स्वर होते हैं, उनमें से 33 जो हैं वो आपके व्यंजन होते हैं, है ना। और अगर कुल मिलाकर अगर वर्णों की बात करें तो हिंदी में आपके 52 जो है वो वर्ण है ना। और
कंसेप्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी अगर बात करें हम इसकी शब्द की, थोड़ा सा शब्द को भी देख लेते हैं। ठीक है, शब्द तो मतलब इस शब्द तो बहुत ही वाइड है शब्द के बारे में बताना, बट फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ कि शब्द की अगर बात करें तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्द आते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक, है ना। और शब्दों अगर रचना के आधार पर शब्दों की बात करें तो ये तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो ये चार होते हैं, जो आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। और उसके बाद अगर प्रयोग के आधार पर बात करें तो शब्द 8 तरह के होते हैं, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, है ना, ये सब आते हैं। फिर आगे शब्द की शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, है ना। तो मतलब इस तरह से आगे आगे शब्द जो है वो बढ़ता ही जाता है। तो ये हम वीडियो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, अघोष वर्ण कौन से होते हैं। अघोष वर्ण के क्या घोष वर्ण जो होते हैं आपके, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, है ना, वो आपके क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो अघोष होता है। अघोष वर्ण कौन सा है यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान हमने बहुत बार कर लिए हैं, पीछे भी हमने बहुत बार इनको देख लिया है। तो घ का जो उच्चारण स्थान होगा वो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, घ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो आपका कंठ हो जाएगा। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ, न, तो ये क वर्ग में ही आते हैं आपका। ठीक है, फिर हमने दंत की बात की थी, दंत में त वर्ग के सभी आ जाते हैं, साथ में स आता है आपका, त, थ, द, ध, न आ जाता है ना। अगर हम इसकी तालु की बात करें तो च वर्ग आ जाता है आपका, च, छ, ज, झ, न आ जाता है। अगर मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में आपका ट वर्ग सारा ही आ जाता है। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, ये आपके जो है मूर्धा में आते हैं। मूर्धा में मैंने आपको बोला था कि दो विशेष रूप से आपके आते हैं, री और श षटकोणी आपके मेन रूप से आते हैं, है ना। ये इस पीछे सारी वीडियो हमने डिस्कस कर ली है डिटेल से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 112, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए जो है ये तालु जो है ये च वर्ण का है ना। तालु में हमने अभी डिस्कस किया है पीछे कि तालु में आपका जो है वो च वर्ग रहता है सारा ही, च, छ, ज, झ, न, और साथ में य और श भी इसमें मुख्य रूप से रहते हैं आपके, है ना। य और आपका श जो है ये भी मुख्य रूप से रहता है। ठीक है, दंत की अभी हम पीछे बात करके ही आए हैं कि दंत में आपका त वर्ग रहता है, त, थ, द, ध, न प्लस स रहता है। ठीक है, मूर्धा भी हमने बात कर लिया है। मूर्धा में आपका जो है वो ट वर्ग रहता है, ट, ठ, ड, ढ, न, और री, ऋषि और ष षटकोण। ठीक है, मूर्धा में हमेशा याद रखिएगा ये दो वर्ण मुख्य रूप से आते हैं आपका, री, ऋषि और श षटकोण, ये मूर्धा में आपके मुख्य रूप से रहते हैं। ठीक है, ओष्ठ की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो आपका ओष्ठ आता है ना, ओष्ठ में आपका जैसे मतलब ओष्ठ में भी आपके जो है ना वो ये जो है आपका प वर्ग जो रहता है ओष्ठ में, है ना, जैसे प, फ, ब, भ, म और उ और बड़ा ऊ, है ना, ये मुख्य रूप से रहते हैं आपके। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। 113 है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन से होते हैं। तो अ, अंगूर, अंग, आहा। ठीक है, ये आपके अयोग्य वाह होते हैं, है ना। जैसे इनको भी अगर बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारा, चलो इनको डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। आगे चलते हैं 114 की तरफ। ठीक है, तो 114 है हमारे पास, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बता ही देती हूँ क्योंकि चलिए थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ कि मतलब ये जो अ और आपका आ आता है ना, जैसे अगर हम अ की बात करें अकेला, अगर हम अ की बात करें तो जो अ आता है हमारा ये मध्य स्वर आता है। ठीक है, आपका ये ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा आ, ये जब हमारे तीन जो ये आते हैं ना, हमारे वर्ण जो आते हैं, ये तीन जो वर्ण आते हैं ये हमारे पश्च स्वर आते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पश्च स्वर हैं। ठीक है, और अगर हम ई छोटी ई और बड़ी ई दोनों की अगर हम बात करें
करें तो ये आपके आते हैं अग्रस्वर, ठीक है, ये आते हैं आपके अग्रस्वर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैंने सोचा चलो बता ही देती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा तो हो रहा है बट चलो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं 114 की तरफ। तो 114 है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 52 है ना। तो इसमें तो क्या डिस्कस करने आगे है ना। तो इसमें आपको पता है कि कुल वर्ण जो है वो 52 है। आगे चलते हैं, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कंठ तालव्य कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहती है इसकी। तो कंठ प्लस तालु है ना, कंठ तालव्य, कंठ और तालु जब मिलते हैं तो ए और ए जब वर्ण होते हैं ये कंठ प्लस तालु मतलब कंठ तालव्य से जो है आपके ए और ए जो है वो बनता है, ठीक है, कंठ तालव्य से ए और ए। अगर हम इसी तरह की बात करें तो जैसे दंतोष्ठ से भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, दंत प्लस ओष्ठ से आपका ब बनता है, ठीक है, ओष्ठ प्लस कंठ से आपका ओ, बड़ा ओ और आ जो बनता है वो बनता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मूर्धा की हम पीछे बात करके आगे बार बार तो क्या ही कहना है इसका, है ना। आगे चलते 116 की तरफ। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये आपको पता है कि अरबी और फारसी की हैं ये, है ना। आगे चलते हैं, कौन सा मानक वर्ण है? तो ऑप्शन डी झ जो है ये मानक वर्ण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। तो आपको पता है लिंग निर्धारण तो हमेशा संज्ञा के द्वारा ही किया जाता है ना। और आगे चलते हैं, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी तो मिठाई में तो कोई भाव नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़ाई में भी भाव है, चतुराई में भी, उतराई में भी भाव है ना। तो मतलब मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं रहेगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पता है कि ऑप्शन ए यमुना होगी, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? तो जातिवाचक संज्ञा जो है आपका ऑप्शन सी लड़का जो है ये सभी जातियों को मतलब लड़का मतलब एक लड़का जो है सभी लड़कों को बता देता है, मतलब सभी लड़कों की जाति बता देता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। आगे है हमारा कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, इसको कहते हैं हम संज्ञा, है ना। अब यहाँ पर भी मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अव्यय क्या होते हैं, है ना। अव्यय क्या होते हैं? मतलब अव्यय वो होते हैं जैसे जो शब्द मतलब जिनमें जो है लिंग, कारक, संज्ञा, सर्वनाम के कारण कोई भी बदलाव ना होना, वहाँ पर अव्यय होते हैं, ठीक है। अव्यय जैसे अगर हम शॉर्ट में कहें जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, कब, इधर, अरे, लेकिन, तुम, है ना। मतलब ये जो भी शब्द ये आपके आते हैं ना, ये जो भी आते हैं, है ना, ये सारे ही आपके अव्यय होते हैं, मतलब जिनमें ना किसी भी कारण से कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे है ना, मैंने किसी को कहा कि अब मतलब राम कब गया, तो मैं यही पूछूंगी कब गया, ऐसे तो नहीं पूछूंगी ना कि राम मतलब कैसे गया, या मतलब मेरा क्वेश्चन मार्क कब पर है, ठीक है। कब गया मतलब कब गया, है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कब को कब ही बोलना पड़ेगा, पूछना ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, विशेषण। तो विशेषण भी सभी को पता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देती हूँ विशेषण क्या होता है ना। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं, जैसे काला, नीला, पीला, लंबा, चौड़ा, है ना। जैसे काला कुत्ता हो गया, कुत्ता काला है तो कुत्ते की विशेषता क्या है कि वो काला है, ठीक है। विशेष्य की बात करें तो विशेष्य ये हो गया कि जिस शब्द मतलब संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जा रही है उसे हम जो है वो विशेष्य कहते हैं। अब इसी के उदाहरण बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि काला कुत्ता, ठीक है, तो कुत्ता काला क्या हो गया, काला क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गई, मतलब ये विशेषण हो गया, ठीक है। और कुत्ता क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया, मतलब इसके बारे में हम बता रहे हैं, कुत्ते के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विशेषण जो हो गया हमारा, तो विशेष्य भी आप समझ गए, है ना। विशेषण होता है कि मतलब किसी चीज की विशेषता बताना, कि मैंने बताया कुत्ता काला है तो ठीक है वो हो गया। और एक देख लेते हैं कि करेला कड़वा है, तो करेले की विशेषता है कि वो कड़वा ही रहेगा, उसको चाहे जितना मर्जी कर लो, पर करेले की विशेषता ही कड़वा है, ठीक है। विशेष्य क्या हुआ कि मैं करेले की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इसमें विशेष्य करेला आ गया और कड़वा उसका विशेषण आ गया। तो इस तरह से तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।